बच्चा क्लास 10th। आज की इस वीडियो में मैं तुम सबको कराने वाला हूँ फिजिक्स का प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर ह्यूमन आई। यानी कि तुम अपनी माँ की आंखों के बारे में या फिर अपनी माँ की लाल क्या कहते हैं, कविता नहीं है कि मैं आंखों का तारा, तुम अपनी माँ की आंखों के तारे के बारे में पढ़ोगे, यानी कि अपनी आंखों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, बेसिकली जो हमारी आंखें होती हैं इतनी खूबसूरत होती हैं और भगवान के द्वारा दी गई गिफ्ट है ये। ठीक है, क्योंकि इन्हीं आंखों से हम अपनी पूरी दुनिया देख सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आंखें नहीं होगी तो तुम देखोगे कैसे? लेकिन इन आंखों को दुनिया दिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ये आंखें बस वैसी तुम्हें दिखा दें। आंखों में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, फिर रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, सैलियरी मसल्स, इन सब के ऊपर अभी हम जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट कॉर्निया। अब देखो, आंखों के ऊपर जो कवरिंग होती है ना, उसको बेसिकली हम कॉर्निया ही बोलते हैं। ये एक तरह से जैसे हमारे घर में गेट नहीं होता, वैसी ये बस आंखों की है, वो लाइट की जो एंट्री होती है ना, वो सबसे पहले यहीं होती है। जैसे तुम्हें तुम्हारे बेड पे जाना हो तो तुम सबसे पहले अपने गेट खोलोगे, फिर तुम अंदर जाओगे, फिर बेड वाले कमरे में जाओगे, फिर बेड पे बैठोगे। उसी प्रकार से जो कॉर्निया होता है वो हमारी आंखों का गेट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहले लाइट वहीं जाती है, फिर वहां से फिर वो आइरिस, फिर प्यूपिल, फिर उसका सफ़र तुम्हें पता है कितना होता है। ठीक है, अब दूसरा हमारा बात है प्यूपिल। अब देखो, जो प्यूपिल होता है ना, वो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, मान लो तुम किसी ऐसे कमरे में हो जहाँ पे है ना लाइट बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हारी प्यूपिल क्या होगी? छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों को ज़्यादा लाइट चाहिए नहीं। अगर आंखें ज़्यादा लाइट ले लेंगी तो फिर वो ख़राब हो सकती हैं। भाई सिंपल सी बात है, ज़्यादा अगर तुम अपनी आंखों में ज़्यादा लाइट मारोगे तो तुम अंधे हो सकते हो ना यार, इतनी आँख। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कमरा हो गया जहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है, ठीक है, मान लो तुम घर पे मस्त बैठ कर टीवी देख रहे थे, वैसे मेरे साथ भी यही होता है कि मैं मस्त बैठ कर टीवी देख रहा होता हूँ, तभी लाइट चली जाती है। तब मैं कैसे ना कैसे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत दिख जाए मेरे को, ताकि मैं बाहर चला जाऊँ, छत पे जा सकूँ। ठीक है, क्योंकि छत पे और लोगों की लाइटें जली होती है तो फिर उन तब तो थोड़ी रोशनी मिल जाती है। तब जब वो जो सिचुएशन होती है ना, तब मेरी यहाँ प्यूपिल जो होती है ना वो बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेनी है। ठीक है, तो समझ पा रहे हो जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, कि लाइट कम आएगी या ज़्यादा आएगी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है हमारा प्यूपिल। एग्जाम्पल के साथ मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, और फिर प्यूपिल को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है आइरिस। आइरिस एक मस्क्यूलर टिश्यू है। ठीक है, जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है प्यूपिल का साइज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। फिर बात करें क्रिस्टलाइन लेंस, ये बेसिकली हमारे आंखों में जो लेंस होता है ना, वो कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तुम्हें पता है क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। तुम सोचोगे कि भैया जब इमेज उल्टी बन रही है तो हमें सीधा कैसे दिखता है? भैया जब इमेज रेटिना पे टकराती है ना, तो जो सिग्नल होते हैं ना, वो जब ब्रेन तक जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली सीधे हो जाते हैं। तो तुम्हें उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्यूपिल मैंने तुम्हें बता ही दिया कि ये कंट्रोल करता है कि आंखों की लाइट कैसी है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, इसको तुम पढ़ लेना। ठीक है, ये जो भी लिखा है, जो मैंने तुम्हें बताया ना, वही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अगला पार्ट है हमारे पास सैलियरी मसल्स। अब देखो, सैलियरी मसल जो होते हैं ना, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन में काम आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुमने कभी तीर कमान चलाया होगा। हाँ, तो तुम जब है ना तीर कमान पे निशाना साध रहे होते हो ना, अच्छा तुम मान लो तुमने नहीं चलाया है, मुझे पता है तुम आजकल के मॉडर्न बच्चे हो, तब भी अगर तुम्हारे हाथ में कोई भी चीज़ पड़ी होगी ना, तुम एक बार उसको उठा के देखना, और जब तुम उस चीज़ पे फोकस करने लगोगे ना, पीछे की सारी चीज़ें धुंधली दिख जाएंगी, धुंधली 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 दिखने लग जाएंगी। ठीक है, ऐसा तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम किसी चीज़ को फोकस कर रहे हो, पीछे की सारी चीज़ें धुंधली दिखेंगी, और अगर तुम उस चीज़ को हटा के किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हो, फिर बाद में वो चीज़ तुम्हें धुंधली दिखने लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा फोकस है ना, वो हमारा फोकस को सेट करा जा रहा है बाय चेंजिंग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चेंज हो रही है, जिसके कारण हमारा फोकस
उस चीज पे बढ़ रहा है, ठीक है। और जो फोकल लेंथ को चेंज करता है उसी को ही बोलते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या करती है, वो चेंज करती है फोकल लेंथ को। क्यों? ताकि वो फोकस को डिस्टेंस कर सकाए। यानी कि फोकस मतलब क्या होता है, आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, अगर मुझे इस चीज पे फोकस करना है ना तो फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। अब फोकल लेंथ चेंज होगी तभी तो मैं ना इस चीज पे फोकस करूंगा, दूसरी चीजों से मेरा ध्यान हटेगा। तभी तो वो जो धुंधला धुंधला दिख रहा है वो इसलिए तो दिख रहा है मुझे, मैं किसी चीज को पे ध्यान दे रहा हूँ तो पीछे की चीजें धुंधली इसलिए दिख रही है क्योंकि फोकल लेंथ चेंज हो गई है। तो मेरी आईज उन चीज़ों को इग्नोर कर रही है और मेरी आईज उसी चीज़ पे फोकस कर रही है जिसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये जो फोकल लेंथ चेंज हो रही है ना, इसी को ये प्यार से बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने रियल लाइफ में बताया है। तुम तीर कमान को जलाओगे या फिर तुम किसी चीज़ को पकड़ोगे ना, पीछे की सारी चीज़ें धुंधली दिखने लगेगी, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, स्लेरी मसल्स। रेटिना मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ पे वो कलर वगैरह वो राइट यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर रेटिना के भी दो टाइप होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। जो रॉड्स होते हैं वो बेसिकली इंटेंसिटी देखते हैं लाइट की, ठीक है, कि लाइट की इंटेंसिटी मैंने तुम्हें बता दिया था। और कॉन जो होते हैं वो कलर्स को देखते हैं, बेसिकली कलर। जैसे किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, वैसे मेरे को भी थी, मतलब तुम मानोगे नहीं, मतलब मैं एक बार ऐसी ट्यूशन में था तो मैंने देखा कि सर जी ने वाइट वो ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है। मैंने बोला सर जी आपने ब्लू टी शर्ट क्यों पहने है, तो सर ने बोला ये टी शर्ट ही ब्लैक है। मैंने बोला हैं, तब पता चला मेरे को भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, कॉज की वजह से, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करा देती है ब्रेन से और रेटिना से ब्रेन तक, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, अगर तुमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा ये इन्फॉर्मेशन जाती कहाँ है, कौन से पार्ट में जाती है ब्रेन के, बताना मुझे, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट वही होता है, अ पॉइंट इन विच ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ठीक है। ये तो इजी सी चीज़ें हैं। एक्वस ह्यूमर, ये पता है ये आधी से ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे पेपर में आने भी नहीं वाली हैं, ठीक है। ये एक्वस ह्यूमर जो होता है ये बेसिकली नरिशमेंट देता है, जो कि लाइट वगैरह आती है, ठीक है। न्यूट्रिशन देता है आई को, ठीक है। और विट्रस ह्यूमर वही है, आई लेंस और रेटिना के बीच में जो चीज़ वो जो लिक्विड फिल होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने बता दिया कि इफ़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, ठीक है। अगर कोई, ये देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें उसे क्लियर देखने के लिए उस पर फोकस करना होता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ बढ़ती है। मैंने क्या बोला था, चेंज होती है मतलब बढ़ती ही है। सिमिलरली पास हो तो फोकल लेंथ कम होती है, ठीक है। इसमें भी यही लिखा हुआ है। ये सब कौन कंट्रोल करता है, सिलेरी मसल्स करता है, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने तो बता दिया था बेसिकली, आई नो, समझ गए, ठीक है। अगली बात पे आते हैं, फार पॉइंट। अब देखो इससे क्वेश्चन हर साल आता है, ये काम की बात है, ठीक है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है, फार पॉइंट क्या है, डिस्टेंस पॉइंट क्या है। तो देखो अगर तुम्हें देखना है ना, तुम चाहो तो बहुत दूर तक देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम मान लो किसी पहाड़ पे जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा व्यू देख सकते हो पहाड़ से, ठीक है। और समझ पा रहे हो मेरी बात को, तुम चाहो तो चांद को देख सकते हो, सितारे को देख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार पॉइंट होता है ना ह्यूमंस का, वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तुम यहाँ पे धरती पे बैठे हो, तुम ऊपर चांद को देख रहे हो, तुम्हें पता है चांद कितना दूर है हमसे? भाई तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम जानोगे भी बहुत दूर है। जितना तुम चलोगे ना, जितना तुम पूरी जिंदगी तुम्हारी 7 पुश्तें जितनी नहीं चल सकती है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा दूर है चांद, ठीक है। और नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर से जो वो हमारा होता है नियरेस्ट पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब एग्जांपल को देखो, 25 सेंटीमीटर ये होता है कि इतनी रेंज तक तुम क्लियरली देख सकते हो। अब अगर तुम किसी कॉपी को एकदम पास अपनी आंखों के एकदम करीब लाओगे ना, तुम्हें कॉपी का एक लेटर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी औकात से बाहर चले गए हो, मतलब आंखों की औकात से, मतलब जो तुम्हारा मिनिमम पॉइंट है ना उससे तुम ज़्यादा ही बाहर चले गए हो, ठीक है। तुम कॉपी को बहुत ज़्यादा पास ला गए हो तो इसलिए तुम्हें नहीं दिखेगा।
25 सेंटीमीटर से कम भी हो सकता है, कम कम तो हो नहीं सकता, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे कम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब कैटरेक्ट क्या है, देखो सिंपल सी बात है। कैटरेक्ट वो बीमारी है जिसमें जो हमारी आंखें होती है ना वो मिल्की होने लगती हैं, मोतियाबिंद कहते हैं इसे। वो तुमने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखें एकदम वाइट सी हो जाती हैं, क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्हें कैटरेक्ट हुआ होता है, ठीक है। इसको हम कैसे सही करा सकते हैं? इसके लिए देखो, इसकी कोई दवाई नहीं है, सर्जरी कराओ बस, तभी ठीक होगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें बता ही दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लो कि भगवान ने हमें एक आँख क्यों नहीं दी है? हमारे पास दो आँख क्यों है? एक तो भगवान ने हमें इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, उसमें भी ह्यूमन पूछ रहे हैं कि हैं भगवान जी आपने हमें एक ही, हमें दो आँख क्यों दे दी हैं? एक्स्ट्रा आँख क्यों दे दी? एक आँख से भी तो काम हो सकता था। भाई साहब नरक में जाएंगे। नहीं, मजाक से हटके, हमें दो आँख इसलिए मिली ताकि हम वाइडर व्यू ले सकें, ठीक है। अगर मेरे पास एक ही आँख होगी ना, जैसे कि वो राक्षसों की होती है, उनकी जो एक आँख होती है, तो वो ज़्यादा दूर तक वो ज़्यादा वाइडर व्यू नहीं ले पाते, मतलब समझ पा रहे हो? जैसे मैं हूँ, मेरे पीछे कोई आ गया, मैं ऐसे करके देख भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं देख पाएंगे। समझ पा रहे हो? मैं अपनी आंखों को ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऊपर अपनी आंखों के ये डोलों को इधर घुमा सकता हूँ, कभी उधर घुमा सकता हूँ, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, उनकी आंख एक ही है। तो इसलिए हमें वाइडर व्यू मिलता है, ठीक है। टोटल में हमारा एक आंख का होता है 150 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री तक हम अपनी आंख घुमा सकते हैं। दो आंखों तो ये 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें आंख मिली हुई है। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म मतलब सिंपल सी बात है, प्रिज्म वो चीज़ होती है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, और तुमने पढ़ा ही रिफ्रैक्शन क्या होता है। मतलब प्रिज्म वही होता है, मतलब जिसमें डिस्पर्जन होता है, सॉरी, ठीक है। तो कैसे होता है, चलो इसको भी जान लेते हैं। देखो, तुमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है? पढ़ा होगा यार। जब लाइट किसी एक मीडियम से जाती है तो तुम्हें पता होगा क्या होगा, ये जो लाइट है ये नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगी, तो ये बैंड हो जाएगी। और जब ये लाइट, ये देखो ये क्या है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो जब ये लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो बैंड होगी, आर डी को नॉर्मल, ऐसे कुछ ट्रिक बताई थी प्रशांत भैया ने। और जब ये लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ये लाइट ऐसे चली गई। तो ये पाथ होता है ना, इसी को बोलते हैं वही, ये ठीक है। प्रिज्म का तुम्हें समझ में आया कि एक लाइट इधर से जाएगी तो बैंड करेगी, वो रिफ्रैक्ट करेगी, फिर दोबारा दोबारा रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। जिसमें ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये होता है एंगल आई। एंगल आई मतलब मैं बताता हूँ, देखो ये जो होता है ना एंगल, ये होता है एंगल आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल आर दिख रहा है ना, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये जो तुम्हें बड़ा सा पूरा एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये चीज़ें तुम्हें पता ही होंगी, बचपन से तुमने पढ़ी होगी क्लास 8 में। मैं इसको डीपली नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि क्लास 8 में हर बच्चे ने पढ़ रखा होता है प्रिज्म के बारे में, ठीक है। इतना समझ लो, क्योंकि प्रिज्म से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, अगर आ भी गया तो तुम्हें बस डायग्राम ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और बात करते हैं डिस्पर्जन की, तो देखो ऐसा आया भी था ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत पहले आया था। अगर प्रिज्म से आ भी है तो तुम बस डायग्राम भी बना लोगे ना, और ये लिख दोगे कि क्या क्या है ये चीज़ है, तो भी तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे। और डेफिनेशन एरिया ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंड एटलीस्ट 2 लीटर सरफेस इंक्लूडिंग ईच एदर एट सर्टेन एंगल्स, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं डिस्पर्जन। अब देखो डिस्पर्जन क्या होता है, तुमने रेनबो देखा है? वही इंद्रधनुष, जिसको देख के कभी मन करता काश भी मैं वहां पे होता, रंगीन कलरों के बीच, बचपन में मन करता था। तो वही रेनबो बनता कैसे है, देखो जो वाइट लाइट होती है ना, वो जब टूटती है ना, तुम्हें पता है जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का स्प्लिट कर जाना, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। जब एक लाइट 7 कलरों में या उससे ज़्यादा कलरों में डिस्पर्स हो जाती है ना, या फिर स्प्लिट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। तो बस यही होता है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। अब
जो वाइट लाइट होती है वो विबग्योर में टूटती है। विबग्योर मतलब जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलरों से बन के वो 7 कलरों से होती है, 7 कलरों से बनी होती है वाइट लाइट। तो बस जब डिस्पर्जन होता है ना तो ये सारे कलर ऐसे टूटने लगते हैं। ये जो होती है एक पैटर्न में फॉर्म, ये एक पैटर्न में बनी होती है लाइट है जिसको बोलते हैं विबग्योर। जिसमें जो रेड होता है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, यानी कि आर की ज़्यादा वेवलेंथ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। उसकी ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है। और जो वायलेट है इसकी थोड़ी कम वेवलेंथ है, वी थोड़ा लो है। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी है, जो वेवलेंथ होती है ना वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अपोजिट होती है। यानी कि कोई लाइट की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी ना वो उतनी कम स्कैटर करेगी, ठीक है। स्कैटरिंग क्या होती है मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैं भी आगे आऊँगा। अब डिस्पर्सन होता क्यों है, देखो जो लाइट होती है ना, जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज एट डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद, देखो जो लाइट रेज होती है ना वो सेम स्पीड पे ट्रैवल करती है, कहाँ, वैक्यूम और एयर में, ठीक है। लेकिन जब वो किसी और मीडियम में जाती है ना तो वो बैंड करने लगते हैं, और वही बैंड करने के कारण वो एक डिफरेंट एंगल बनाते हैं और उसी एंगल से डिस्पर्सन होता है, ठीक है। अब देखो न्यूटन भैया को तुम जानते हो, हाँ, जिनने हर साल नए नए चैप्टर बनाए हैं। कभी ग्रेविटी हो गया, कभी लॉज ऑफ मोशन हो गया। कह सकते हैं अगर वो नहीं होते हमारी आधी से ज़्यादा फिजिक्स गायब होती, ठीक है। तो जो न्यूटन भैया जी थे उनने डिस्पर्सन का तो आइडिया दे दिया था, लेकिन अगर मान लो किसी को डिस्पर्सन नहीं करना तो वो क्या करेगा, वो करेगा रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। बेसिकली रिकॉम्बिनेशन क्या होता है कि तुमने एक वाइट लाइट को तो 7 कलर में बिखेर दिया, पर रिकॉम्बिनेशन में तुम उसी 7 कलरों को दोबारा वाइट लाइट में फेंक सकते हो। कैसे, बस एक उल्टा प्रिज्म लगा दो, हो गया काम। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, सॉरी सॉरी दोस्तों, मान लो ये लाइट यहाँ से ट्रैवल करी है, 7 कलर में बिखर गई, ठीक है। अबे रुक जाओ यार, वाओ, आज मुझे पता चला इसको थोड़ा, हाँ। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे होगा। ये लाइट यहाँ से 7 कलर में बिखर गई, ठीक है। अब ये अगर हमने उल्टा प्रिज्म लगा दिया ना, ये उल्टा प्रिज्म, तो यही 7 कलर दोबारा एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रेनबो, अब देखो रेनबो कैसे बनता है, देखो रेनबो बनता है कुछ स्टेप से, तुम समझना, बहुत काम का स्टेप है ये, ठीक है। अब देखो ये सन की वाइट लाइट जब इस रेन ड्रॉप पे जाएगी, जो रेन ड्रॉप होता है ना वो स्मॉल मिरर जैसा काम करता है, ठीक है, लाइक अ स्मॉल मिरर, ठीक है। तो जब ये वाइट लाइट इसके थ्रू ट्रैवल करेगी तो तुम्हें पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम रिफ्रैक्शन होगा, तो ये लाइट क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हुआ, लेकिन ये लाइट और कलर में बट भी तो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्सन होगा अगला स्टेप। भाई सिंपल सी बात है, डिस्पर्सन होगा भाई, क्योंकि ये मिनी प्रिज्म जैसा काम कर रहा है रेन ड्रॉप। मैं तुम्हें रेनबो बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग कलरों में बिखर जाएगी। अब यहाँ पे जो लाइट होती है ना वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्यों, तुम्हें पता है रिफ्लेक्शन के लिए ओ सरफेस चाहिए होती है, तो ये रेन ड्रॉप एक सरफेस का भी काम कर रही है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। एंड देन यहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में आएगी और हमें दिखेगा वाह रेनबो। ये देखो ये सिंपल सी बात इसमें लिखी हुई है, यहाँ पे लाइट आई, यहाँ पे लाइट आई, रिफ्लेक्ट करी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करी, फिर बस हो गया, ठीक है। यही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट लाइक आ प्रिज्म, फिर वही होता है, सारी चीज़ें मैंने तो बताई थी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये होता है जिसमें देखो जो हमारा अर्थ होता है ना, यहाँ पे जब स्पेस से लाइट आ रही होती है ना तो वो कई ऑप्टिकल डेंसिटी से ट्रैवल करती है, जिसके कारण उसमें क्या होता है,
रिफ्रैक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन टू मीडियम, इफ वन मीडियम इज अर्थ एंड अदर इज, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कॉजेज क्या होते हैं या इफेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब देखो तारों का चमचमाना क्यों होता है? अब देखो जो तारे होते हैं ना वो हमारे अर्थ से बहुत दूर होते हैं। ये मान लो मिलियंस ऑफ सेंचुरी दूर हैं, ठीक है। तो जब वहां से लाइट आ रही होती है ना तो तुम्हें पता है इतना लंबा रास्ता है, उन्हें कई चीजें झेलनी पड़ेंगी। तो वो कई कह सकते हो ऑप्टिकल डेंसिटी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वहां पे कई बार रिफ्रैक्ट कर जाते हैं। तो इसी के कारण जो तारों की लाइट होती है ना वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है, ठीक है। और उसी फ्लक्चुएशन के कारण हमारा जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, मैं भूल गया, जो तारे होते हैं वो चमकने लगते हैं, ठीक है, ट्विंकल करने लगते हैं, ठीक है। तभी वो कहानी कहानी सुनेंगे, टिंगल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट्स यू आर वाला, ठीक है। अब देखो तारे तो चमकते हैं लेकिन हम चांद को देखें, वाह मेरा चांद मुझे, तो वो नहीं चमकता यार, ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है, हर साइंस हर चीज के पीछे कारण है। इसका कारण भी सिंपल सा है कि जो पहली मैं तुम्हें सबके सब बता देता हूँ। जो पहली बात देखो, जो चांद होता है वो देखो, जो तारे होते हैं ना वो खुद की लाइट पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो चांद होता है ना वो सूरज की लाइट पे जिंदा रहता है। इसी के कारण जो चांद होता है वो तारों के जितना ट्विंकल नहीं करता, ठीक है। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी कभी नहीं, प्लैनेट्स हमें नहीं दिखते लेकिन तारे हमें दिखते हैं, ऐसा क्यों है? देखो इसके पीछे भी कारण यही है, जो तारे होते हैं वो होते हैं लुमिनियस। लुमिनियस मतलब उनके पास खुद की रोशनी होती है, ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो होते हैं नॉन लुमिनियस, ठीक है। नॉन लुमिनियस मतलब वो दूसरों की लाइट पे जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये एक छोटा दूसरा कारण है। दूसरा कारण ये है जो तारे होते हैं ना वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसके कारण वो जब आते हैं ना तो बहुत सारी स्ट्रगल को सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऑप्टिकल डेंसिटी से ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसके कारण लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है, ठीक है। और हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे बगल में हैं, मतलब वैसे दूर है लेकिन तारों के कंपैरिजन में थोड़े पास हैं, ठीक है। तो इसी के कारण उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो उनकी जो लाइट आ रही होती है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही होती है, एकदम नल हो जाती है उनकी लाइट, इसलिए हमें ये तारे नहीं वो प्लैनेट्स नहीं दिखते, ठीक है। इसके पीछे भी कारण यही है। तो एक बार पढ़ लेना, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, इधर ये जो लाइन है ना, सॉरी सॉरी थोड़ा सा नीचे कर लूँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसको स्टार मार्क कर लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पेपर में लिखनी है, ठीक है। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर, मैंने वही बताया, यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जाऊंगा मैं, ठीक है। स्टार्स आर, देखो सबके पीछे कारण यही है कि जो तारे होते हैं वो हमें ऊपर क्यों दिखते हैं। देखो इसमें तुम देख भी पा रहे हो पिक्चर में कि तारों का रियल पार्ट तो यहाँ है लेकिन हमें दिखते थोड़ा ऊपर है, इसके पीछे भी कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। फिर प्लैनेट्स क्यों नहीं टमटमाते, इसके पीछे भी कारण यही है, इसमें लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना। फिर जो सनसेट है वो थोड़ा डीले होता है, उसके पीछे भी कारण यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब सूरज है ना हमें 2 मिनट पहले ही वो मतलब कह सकते हैं जो सूरज होता है ना वो 2 मिनट बाद ही हमें दिखता है, ठीक है। वो आ चुका होता है 2 मिनट पहले लेकिन हमें दिखता है 2 मिनट बाद, इसके पीछे भी कारण यही है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? जब एक लाइट दसों दिशाओं में स्कैटर कर जाती है, मतलब फैल जाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तुमने 9th में पढ़ा था तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा। कलर हमारे पास ब्लू क्यों है इसके पीछे भी जान लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा पढ़ना है अभी तो। चैप्टर कब ख़त्म होगा? ओके बस ख़त्म ही हो गया। ओके तो जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। देखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर हैव स्मॉलर साइज and are more effective in scattering
of shorter wavelength at the blue and the end of the longer wavelength at the end. Thus, when light passes through the atmosphere, the fine particles in the scatter the blue color more strongly. Red, the scatter blue light enters our eyes, which make the color sky blue. अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे होता है। ये डायग्राम देखो, ये क्या है, हमारे पास हॉरिजन है, ठीक है। अब देखो, जब ये सन है ना अर्थ के पास होता है ना, ये क्या हमारी प्यारी सी अर्थ है, तो ये क्या करता है, सन अपनी जो वेवलेंथ होती है ना उसको भेज देता है रेड वे वो, अरे क्या कह रहा था मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग, यानी कि जिसकी जितनी कम वेवलेंथ होगी वो उतनी ज़्यादा स्कैटर करेगी, जिसकी जितनी ज़्यादा स्कैटर करेगी वो जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतनी कम स्कैटर करेगी। इसी के कारण जब सन जो होता है ना अपनी वेवलेंथ को भेजता है ना यहाँ पे कहाँ अर्थ पे, तो वो क्या करती है, स्काट वो क्या कहते हैं, स्काटर नहीं कर पाती। भाई क्या बोल रहा हूँ यार, बे यार रुक जाओ यार।